Hello everyone, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, let's check out the table of contents. So the topics which we are going to cover, the very first one जो हम देखने वाले हैं वो है related to Defense Acquisition Council कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें acquire करने के लिए बोला है, ठीक है. So that we will be covering. Next news is related to Milan exercise. What is this Milan exercise और ये एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है, कब होता है, क्या है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे. ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहला वाला आर्टिकल भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा आता है कि तीसरा है ये हमारा टॉपिक लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले आई गेस कल या परसों ही किया था. लॉस एंड डैमेज फंड जिसमें कुछ भी फंड नहीं था तो उसमें आ गया है. एंड क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हम ये जानेंगे क्योंकि COP28 जो है दैट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड. तो अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. और लास्ट हमारा आर्टिकल होगा एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन से डेथ्स हो रही हैं, मिलियंस में डेथ्स हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं. तो उन्हीं से इसी पर्टिकुलर चीज़ से जो है रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको हम कवर करेंगे. तो ये अगेन हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स. ओके, सो ये हमारा एनवायरमेंट वाला जो पार्ट है GS पेपर 3 उसमें आ जाएगा. लेट्स मूव अहेड. But before that, a little bit of information. Information क्या है कि pre-sure has been started. So when it comes to the English medium, it has already been started, but still you can take admission in this. And इससे related whatever information you want, you can get it from this particular number. You just need to call on this number. हिंदी माध्यम में भी ये उपलब्ध है. हिंदी माध्यम में ये 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है. और फिर से वही चीज़ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इस नंबर पे कॉल करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर कोर्स एंड दैट इज द GS फाउंडेशन प्रोग्राम. तो GS फाउंडेशन प्रोग्राम जो है दिस इज ऑल्सो अवेलेबल. आज इसका ओरिएंटेशन क्लास हुआ था. प्रॉपर क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, सो यू कैन ज्वाइन इवन नाउ, राइट. सो हाइब्रिड मोड में अवेलेबल है. आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. ऑफलाइन में भी ये आपको मिल सकता है. कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू दिस थिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग अदर कोर्सेज ऑल्सो, जैसे कि CSET पेपर 2 हो गया, दैट इज ऑल्सो हियर, राइट. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आर्टिकल. एंड सबसे पहला हमारा जो है दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. ओके, सो 2.23 लाख करोड़ रुपीस जो है ये इतने अमाउंट लगेंगे हमको 97 तेजस जेट्स खरीदने के लिए. 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो है इनको परचेस करने के लिए इतने लाख करोड़ रुपीस की हमको ज़रूरत है. अभी हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन इतने लाखों करोड़ रुपए हम ये सारी चीज़ें खरीदने में क्यों लगा रहे हैं. द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द डिफेंस. ओके, हमारी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि जब सपोज कि हमारे ऊपर अगर चाइना अटैक कर देता है, ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर के अटैक कर देता है, तो क्या हम उस टाइम प्रोक्योर करने जाएंगे, क्या हम उस टाइम जो है परचेस करने जाएंगे, क्या हम उस टाइम अपने जो पायलट्स हैं, हमारे जो भी आर्मी पर्सनल है, हमारे जितने नेवी पर्सनल है, क्या हम उन लोगों को उस टाइम ट्रेनिंग देने जाएंगे कि वहाँ पे वॉर हो रहा है, वहाँ पे जाने के लिए पहले ये सीख तो लो. जब तक ये सीखेंगे, यहाँ पे सिखाया जाएगा, तब तक आधा इंडिया जो है वो कॉन्कर कर लेंगे, राइट. दे मस्ट हैव डिस्ट्रॉयड अ लॉट मेनी थिंग्स, सो दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट. ऐसा तो नहीं है ना कि प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स पेपर में बैठ करके आप प्रैक्टिस सेशन जैसा काम कर रहे होगे, वैसा तो नहीं है. इन सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस सेशन जैसे कि प्री श्योर है, वो सारी चीज़ें. तो वही पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब आप वॉर में हो तो वॉर को लड़ने के तरीके नहीं सीखोगे, पहले सीख लोगे, ठीक है. सो दिस इज फॉर दैट. एंड रिसेंटली आप सभी को ये चीज़ पता ही होगा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मैम. भूटान और चाइना के बीच में वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए दे आर मीटिंग. एंड इस पर्टिकुलर मीटिंग में चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा कि क्यों नहीं हम जो है स्वैप कर लेते हैं. क्या स्वैप कर लेते हैं, प्लेसेस को स्वैप कर लेते हैं. एंड कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जैसे कि ये भूटान है, हियर दिस इज द अरुणाचल, एंड वो प्लेसेस यहाँ पर है. इमेजिन करो ये प्लेसेस यहाँ पर है, उन प्लेसेस को बोल रहे हैं कि हम स्वैप कर लेते हैं. जस्ट इमेजिन इफ
this thing happens, then what will happen to Bhutan and as well as to India also? तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी. डोकलाम इशू अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो डोकलाम जो है, अब यहाँ पे इन लोगों का स्टैंड ऑफ हुआ था. ये दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर ओवर हियर, जिसको कि चिकन स्नैक भी कहते हैं. तो यहाँ पे अगर वो प्लेस भी लोग स्वैप कर लेते हैं तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना मेजर इशू हो जाएगा, राइट. अब वहाँ पे अक्साई चिन पे बैठे ही हुए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान जो है वो भी एकदम से सरेंडरी टाइप काम कर रहा है चाइना के अंडर, राइट. तो ये सभी फ्रंट से अगर चाइना ऑल ऑफ अ सडन अटैक कर दे, पाकिस्तान अटैक कर दे, या फिर और भी कोई कंट्रीज आकर के अटैक कर दे, तो देन इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट. सो हम अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हमको पहले से ही रेडी रहने की ज़रूरत है. तो उसी वजह से हमको इस तरीके की परचेजेस जो है वो पहले करके रखनी चाहिए. एंड आउटडेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो करना है. नए जो इक्विपमेंट्स हैं, नए जो प्लेन्स हैं, आज के टाइम के हिसाब से फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देख करके उन सभी चीज़ों को अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस इज द पॉइंट वाई वी नीड टू परचेज दीज. ओके, सो यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स ने एस्टिमेट किया है कि 2.23 लाख करोड़ रुपीस जो है वो चाहिए होगा 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को हमको परचेज करने के लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी. डिफेंस मिनिस्टर, ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसको चेयर कौन करते हैं, इसको हेड करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ठीक है. तो ये पॉइंट एक याद रखिएगा. अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 98% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट विल बी सोर्स फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इटसेल्फ. सो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वहां से 98% जो है हम प्रोक्योर करेंगे. अब 98% वहां से प्रोक्योर करने का मतलब यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत. ओके, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि आत्मनिर्भर भारत का, कि हम बाहर से नहीं अपने ही घर से सामान जो खरीदेंगे. तो इसका मतलब है अपना पैसा जो है वो घर में ही रह रहा है. ओके, सो दैट इज द पॉइंट. ये यहाँ पर ये चीज जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट द मूव विल गिव सब्सटैंशियल बूस्ट टू द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत. DAC, दैट इज द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इन्होंने एक प्रपोजल जो है वो रखा है of the Indian Air Force to upgrade the Su-30 fighter fleet. Okay, so Su-30 fighter fleet जो है इसको भी अपग्रेड करने की इन्होंने बात करी है by state run aerospace major Hindustan Aeronautics Limited. Apart from that, it further accorded the acceptance of necessity. ठीक है, acceptance of necessity और initial approval for procurement of 2 types of anti-tank munitions. एंटी टैंक म्यूनिशंस जो है इसकी भी प्रोक्योरमेंट के लिए इन्होंने बात करी है. नेमली एरिया डिनायल म्यूनिशन टाइप 2 एंड टाइप 3. ठीक है, तो एंटी टैंक म्यूनिशंस जो है वो भी इन्होंने परचेज करने की यहाँ पर बात करी हुई है. अब यहाँ पे तो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पे पॉइंट आउट किया. अब आ रहा है यहाँ पे फॉर द नेवी. नेवी के लिए इन्होंने क्या किया, फॉर दे क्लियर्ड द एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर एंड डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर फॉर T-90 टैंक्स बिसाइड्स अप्रूविंग अनदर प्रपोजल टू बाय द मीडियम एंटी शिप मिसाइल. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाम है मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. प्री का बनता है ना यहाँ पे क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज द वन. तो मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल फॉर द नेवी, इसकी भी प्रोक्योरमेंट के लिए दे हैव क्लियर्ड द अमाउंट. नाउ अभी ये जो मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल है ये क्या है, दिस इज लाइट वेट. ये क्या है, दिस इज द लाइट वेट सरफेस टू सरफेस मिसाइल विच विल बी प्राइमरी ऑफेंसिव वेपन अबोर्ड वेरियस इंडियन नेवी शिप्स. तो इंडियन नेवी शिप्स पे ही रहेगी सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है. दिस इज द वन विच विल बी लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू हिट द अनदर वन. ठीक है, तो और अपार्ट फ्रॉम दिस इज द लाइट वेट ऑल्सो. तो लाइट वेट होने की वजह से ऑब्वियसली बात है कि शिप पे रखना, उसको कैरी करना वुड बी क्वाइट ईजी फॉर देम. February 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 48,000 करोड़ रुपीस की जो डील है वो सील करी थी विथ HAL. ठीक है, for the procurement of 83 Tejas Mk1A jets for the Indian Air Force.
ओके तो यहाँ पे सभी को जो है एक सशक्त बनाने के लिए कोशिश करी जा रही है बाय द डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स, ओके, थ्रू दिस थिंग। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मिलन एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलन एक्सरसाइज मिलन है, नाम बस इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज मिलन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यू एंड राइट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स अप्रोच कर रहे हैं एंड प्रीलिम्स में ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनके नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बायलेटरल होते हैं, कैसे होते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये जो मिलन एक्सरसाइज मिलन है, दिस इज द बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। अब यहाँ पे प्लीज ये चीज को ध्यान में रखिएगा, that this is the naval exercise, multilateral naval exercise and biennial, right? So do keep this thing in mind. Apart from this thing, अब अगली चीज यहाँ पर क्या आ जाती है, कब इसको लॉन्च किया गया था, तो 1995 में, तब से इसको कंटिन्यू किया हुआ है। ओके, सो एक्सरसाइज मिलन जो है इट हैज बीन शेड्यूल्ड कि ये 20 फरवरी 2024 में इसको किया जाएगा, ये एक्सरसाइज को, जिसमें कि 50 से ज्यादा कंट्रीज की पार्टिसिपेशन होने के चांसेस हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ मतलब आप कह सकते हैं कि एक गेस किया जा रहा है कि इससे ज्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एंड ऐसा कुछ होता है तो दैट वुड बी रियली वेरी गुड फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है ये। ओके, इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है ये। ओके, नाउ जो नेवीज की एंगेजमेंट होती है वो अपना जो है ऑब्वियसली बात है, अपनी जो पावर है वो यहाँ पर शो करने की कोशिश करते हैं इन द इंडियन ओशन रीजन एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। ओके, वी आर द वन हु लाइक एक तरीके से फोर फ्रंट पे हम प्ले करते हैं, वी मेक देम फील लाइक दिस थिंग। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ मिल करके रहे, कि अगर सपोज इन फ्यूचर समथिंग हैपेंस देन वी विल बी द वन हु विल बी अप्रोचिंग फर्स्ट इन ऑर्डर टू हेल्प यू पीपल। ओके, नाउ देयर आर 17 मल्टीलेटरल एंड 20 बायलेटरल एक्सरसाइजेस। मल्टीलेटरल बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के एक्सरसाइज करे, बायलेटरल 2, ठीक है, एक्सरसाइजेस जो कि नेवी कंडक्ट करती है एंड दैट टू एनुअली, which exemplifies India's commitment to maintaining strong defense ties over here. ठीक है, right? Now, apart from that, ये जो एक्सरसाइजेज हैं these are very crucial। अभी एक्सरसाइजेज हम करते क्यों हैं, देखिए, ऑल ऑफ अस सपोज कि किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया या फिर किसी कंट्री पर अटैक किया, मालदीव्स पे समझ चलो अटैक हुआ, मालदीव्स हमारा फ्रेंड है, जस्ट एन एग्जांपल, जो कि अभी लग नहीं रहा है सिचुएशन वैसा कुछ, बट स्टिल हम सोचते हैं कि वो हमारा फ्रेंड है। अब उस पर किसी ने अटैक किया, उन्होंने हमारी मदद मांगी, राइट, और श्रीलंका ने भी जो है उनकी हेल्प करने के लिए आए, तो डिफरेंट कंट्रीज उनकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में कम्युनिकेशन करने का कोई तरीका ही नहीं है कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, भाई तुम यहाँ से ऐसे करो, तुम वहां से वैसे करो। वहां पे बैठ करके टीम प्ले करने के लिए दे नीड दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि आपने जो है आपका कोई तरीका है किसी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने का, विच इज रियली वेरी गुड। मेरा कोई और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तरीका है, दैट इज रियली वेरी गुड। तो आई विल मेक यू टीच दैट, यू मेक मी टीच दैट। ओके, तो आप जो मेक मी लर्न दैट, ठीक है, तो इस तरीके से आदान प्रदान होना। सो फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स दीज एक्सरसाइजेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज एक्सरसाइजेस आर क्रूशियल फॉर होनिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, sharing best practices, building mutual trust, fostering interoperability, strengthening diplomatic ties and enhancing maritime security. So ये सारे काम जो हैं इसके हैं, मतलब ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने की वजह से होते हैं। They not only demonstrate India's naval prowess but also contribute to the shared goal of ensuring a secure and stable maritime environment. अब ये जो एक्सरसाइज मिलन, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दी कि बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है और 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो लास्ट एडिशन, मतलब लास्ट टाइम जो इसका एक्सरसाइज हुआ था, ये विशाखापट्टनम में हुई थी। अगेन ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दे कुड आस्क यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है।
सो दिस इज द वन. इस बार जो नेवी डे है, this year the Navy Day will be held at the सिंधुदुर्ग फोर्ट. ओके, अब यहाँ का इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ध्यान में रखिएगा. सिंधुदुर्ग फोर्ट जो कि वेस्टर्न सी बोर्ड में है, जिसको कि 1660 में बिल्डअप किया गया था, एंड दैट टू बाय द छत्रपति शिवाजी. तो इस पर्टिकुलर पर्पज से ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन ये पॉइंट. ओके, नाउ on December 4 it is observed as the Navy Day. ठीक है, इट इज December 4 को नेवी डे मेंशन किया गया है. तो नेवी डे कब होता है? तो December 4 को ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमेमोरेट द नेवीज डेयरिंग अटैक ऑन द कराची हार्बर ड्यूरिंग द 1971 वॉर अंडर द ऑपरेशन ट्राइडेंट. ओके, तो अगेन यहाँ पे हमारे प्रीलिम्स के लिए फॉर्डर दे दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑपरेशन ट्राइडेंट कहाँ पे हुआ था? कराची पोर्ट पे अटैक हुआ था. किसने किया था? इंडियन नेवी ने किया था. कौन सा वॉर था? इंडिया पाकिस्तान वो का वॉर चल रहा था 1971 का. ओके, नाउ मैरीटाइम आउटरीच की बात करें तो दिस रेगुलर ट्रेनिंग, दिस इज द वन विच एक्चुअली प्रोवाइड सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर इन द रेगुलर ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड, as well as routinely deploying mobile training teams overseas to facilitate the capacity building also. So mobile training teams जो हैं Indian Naval Workup on this from this ये जो MTT है from Indian Naval Workup teams undertook operational sea checks of ships of two friendly countries, Sri Lanka and South Africa, at Trincomalee and Cape Town respectively, where they work alongside the ship's crew to achieve very high standards of operational readiness, which is very important when it comes to the war. INS निरीक्षक, ठीक है, निरीक्षक, INS निरीक्षक. अब निरीक्षक का मतलब क्या है? निरीक्षण करना. तो दैट इज द वन, वही यहाँ पे नाम. तो INS निरीक्षक कंडक्टेड mixed gas diving training for Sri Lankan Navy personnel in Trincomalee in Sri Lanka both in 2022 and 2023. Indian Navy has trained about 15,000 personnel. 15,000 personnel को जो है वो अभी तक ट्रेन कर चुकी है from over 40 countries from the IOR, that is the Indian Ocean Rim के आसपास इन्होंने इतने लोगों को ट्रेन करके रखा हुआ है. नेक्स्ट आता है हमारा लॉस एंड डैमेज फंड. ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन डे 1 ऑफ द COP28 समिट. ओके, COP28 समिट में लॉस एंड डैमेज फंड में जो है फाइनली पैसे आ चुके हैं. ओके, दैट इज रियली वेरी गुड थिंग. चलो अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या है. लॉस एंड डैमेज फंड, इट इज देयर टू कॉम्पनसेट दोज कंट्रीज ऑलरेडी डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा असर जो है, इम्पैक्ट काफ़ी हद तक पड़ चुके हैं. तो उन लोगों की भरपाई के लिए, मतलब उन लोगों की मदद के लिए लॉस एंड डैमेज फंड से जो है वो पैसे देने की बात है. नाउ ये कहाँ पर रहेगा? बेस्ड एट दी वर्ल्ड बैंक, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो इसको मैनेज करेगी. फंड जो इसमें कमिटमेंट मिली है, अभी तुरंत नहीं आया, लेकिन हाँ कमिटमेंट ज़रूर मिल गई है. कमिटमेंट मिला है कि $250 मिलियन रुपीज जो है वो इसमें दिए जाएंगे. 200 रुपीज नहीं, डॉलर्स, पैसे मेरे को कहने थे, मैंने रुपीज बोल दिया. तो $250 मिलियन मनी जो है इसमें प्रोवाइड करी जाएगी फ्रॉम वेरियस कंट्रीज थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्टिल नीडेड टू मीट दिस पर्टिकुलर पर्पस, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो विच आर फेसिंग रियली वेरी डेवास्टेटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. ओके, फंड जो है इसको पहली बार अनाउंस किया गया था COP27 में, यानी कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में हुई थी, शर्म एल शेख में. फिर उसी टाइम से जो है काफ़ी टाइम बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, छोटे मोटे बहुत सारी मीटिंग उसके बाद भी हो रहे थे, जिसका रिजल्ट जो है वो अभी COP28 में आपको देखने के लिए मिला, जहाँ पर कि इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई कि इतनी की कमिटमेंट करी जा रही है और इतना अमाउंट जो है वो कंट्रीज मिल करके यहाँ पे इसमें दे देंगे. UAE जो है इस टाइम इसको होस्ट कर रही है, एंड जर्मनी मेड अ फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ $100 मिलियन. ठीक है, इन्होंने इतना कहा है कि हम इतना पैसा जो है वो देंगे.
यूएस $17 मिलियन, यूके ने अप्रोक्सीमेटली $50.6 मिलियन कहा, जापान ने $10 मिलियन का जो है कमिटमेंट किया है कि हम इतने पैसे जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इन सभी में देखें तो सबसे ज्यादा जो मालदार पार्टी कौन लग रही है, तो दैट इज द जर्मनी सबसे ज्यादा। यूरोपियन यूनियन कमिटेड $145 मिलियन। अब यूरोपियन यूनियन एक तो कंट्री है नहीं, इतने सारी कंट्रीज मिलकर के टुगेदर दे आर डूइंग दैट, बट स्टिल जर्मनी जो है भी सबसे ज्यादा इसने कमिटमेंट किया हुआ है। लेट्स सी कि कितना फाइनली दे कंट्रीब्यूट। ओके, सो एज ऑफ नाउ तो सो फार सो गुड, ये जो स्टेटमेंट है ये इनके लिए कहा जा सकता है। बट अब इसमें पैसे आ जाए, उसके बाद ये जो पैसे की हेल्प जो है वो उन कंट्रीज को मिलने लगे, देन वी वुड बी एबल टू से दैट कि हाँ ये फंड जो है वो वाकई में काफी हद तक अच्छा हो रहा है। The World Bank will be the interim host of the fund for a period of 4 years over here. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, एंड एवरी कंट्री हैज बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू दी फंड। ठीक है, इसमें एलिजिबल कर सकती है अप्लाई करने के लिए, एंड जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं वो कंट्रीब्यूट करे, तो दैट वुड बी रियली वेरी गुड। पेमेंट्स जो है वो वॉलंटरी हैं, एंड कुछ परसेंटेज हैज बीन सेट अपार्ट फॉर अ कैटेगरी ऑफ कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के लिए कुछ परसेंटेज तो है सेव कर दिया है कि ये इन कंट्रीज को दिया जाएगा, जिसमें कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि एलडीसीज हैं, और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स भी इसमें है। ठीक है, लॉस्ट एंड डैमेज फंड, lost and damage from climate change cost about $1.5 trillion in 2022. $1.5 trillion जो है इतना कॉस्ट है, कॉस्ट हुआ था 2022 में 1.5। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फंड में तो अभी बहुत ही कम पैसे हैं, वो एकदम मतलब राई के दाने जैसा है, इतना छोटा सा अमाउंट है। Several developing countries and some of the poorest lost an average of about 8.3% of GDP, and that too because of the climate change. तो climate change का impact जो है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। climate change हो जाने की वजह से सिर्फ यही नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी या ठंडी लगेगी, सिर्फ उतना ही नहीं है। climate change होने की वजह से ठीक है वेदर पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, मानसून पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो मॉनसून पे इम्पैक्ट करेगा, इट मीन्स आपका एग्रीकल्चर जो है उस पे इम्पैक्ट करेगा। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट करेगा तो आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो चली जाएगी। फूड सिक्योरिटी आप कैसे मेंटेन करेंगे सॉरी, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो अभी हो भी रहे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्लाइमेट चेंज की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है। ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा बट यस दिस इज डेफिनेटली हैपनिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ओके, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्रेश वाटर की जो है कमी हो जाएगी, राइट। रिवर्स जो हैं ये स्लोली स्लोली क्या होने लगेंगे, सूखने लगेंगे, बिकॉज पहले ही बहुत सारा अच्छा पानी बहुत सारा पानी जो है वो रिवर में बहुत ओवरलोडेड आ जा रहा है, और उसके बाद जो है सारे ओशन में चले जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, बहुत सारा वेस्टेज हो जाएगा, राइट, ऑफ द वाटर। सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सी लेवल विल बी इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट ऑल थिंग्स कुड बी डन, इमेजिन, राइट। तो सी लेवल विल बी राइज, सी लेवल राइज होंगे तो बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो इसमें डूब जाएंगे, राइट। तो इसका आइलैंड्स जो कि खुद कंट्रीज भी हैं, राइट, वो ऐसे हो जाएंगे। बहुत सारे प्लेसेस जो हैं वो रह रही जो कि सी के साइड में है वो सभी चली जाएंगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लड ड्रॉट का सिचुएशन कभी भी आ जाता है, एल नीनो ला नीनो वाला जो है वो सारा सिचुएशन हो जाता है। इसके अलावा हीट वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है हीट वेव ज्यादा होंगी तो लोग जो है ज्यादा एसी का यूज करेंगे, एंड अगेन ऑल ओवर अगेन द सेम काइंड ऑफ थिंग, क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे हमारी धरती जो है वो सूखने लगेगी, एंड फाइनली अर्थ विल बी फिनिश्ड। ओके, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट है, और दीज आर सम ऑफ देम। ओके, यहाँ पे जो हरजीत सिंह ऑफ द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल
has been at the forefront of demanding and lost and damage fund for the years. He was the one who actually worked really very hard for this thing. लेकिन यहाँ पे absence है when it comes to the definition. The absence of defined replenishment cycle raises serious questions about the fund's long term usage over here. So दो definitely इसकी बहुत सारी अच्छी पॉइंट भी हैं, बट उसके अलावा बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें भी हैं इससे रिलेटेड. अगर प्रॉपर तरीके से इसको डील नहीं करेंगे तो लॉस्ट एंड डैमेज फंड जो है वो कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या होगा, वो प्रॉपरली मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. खैर, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कॉजेज ओवर 2 million डेथ्स एनुअली इन इंडिया. ये स्टडी आ रही है, 2 million डेथ्स एयर पोल्यूशन की वजह से. एवरी टाइम आई कम आउट ऑफ माई होम and look at the situation over here in Delhi. It's so scary. धुंधली इतनी ज़्यादा दिखती है, पोल्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. ओके, सो आई फील दैट कि अगर पोल्यूशन इसी हिसाब से रहा तो आई डोंट थिंक सो दैट नेक्स्ट फ्यू इयर्स दिल्ली जो है वो रहने लायक भी एक्चुअली हो जाएगा. खैर, तो एयर पोल्यूशन की वजह से 2.18 मिलियन लोगों की डेथ हो जा रही है हर साल, विच इज रियली वेरी ह्यूज नंबर. रिसर्च में ये पता चला है, एंड ये चाइना में सबसे ज़्यादा हो रही है, उसके बाद इंडिया में. तो इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है अकॉर्डिंग टू द स्टडी विच हैज बीन पब्लिश्ड इन द BMJ. रिसर्च में ये पता चला दैट द एयर पोल्यूशन जो एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रही है, और फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो इंडस्ट्री में हो रहा है पावर जनरेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, इन सभी चीज़ों की वजह से 5.1 मिलियन एक्स्ट्रा डेथ्स आर एक्चुअली हैपनिंग वर्ल्ड वाइड. 5.1 मिलियन मतलब जो डेथ्स नेचुरली बाकी सारी जो भी कॉजेज की वजह से हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन सिर्फ ये एयर पोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड वाइड 5.1 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है, जिसमें 2.18 मिलियन इंडिया में ही है. तो आप देख सकते हैं सीवियरिटी इंडिया में पोल्यूशन की कितनी ज्यादा हो रखी है. दिस इक्वेट्स टू 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड 8.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द एम्बिएंट एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन 2019 विच कुड बी अवॉइडेड. ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन किसको बताया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को बताया जाए. तो फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम रिप्लेस कर देंगे क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी से तो ये सारी डेथ्स को जो है बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता है, बट हम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस ही नहीं कर रहे. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट जो ये स्टडी करी गई थी तो इसमें इन्होंने क्या यूज किया, दे यूज्ड अ न्यू मॉडल टू एस्टिमेट ऑल कॉज एंड कॉज स्पेसिफिक डेथ्स ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल रिलेटेड एयर पोल्यूशन एंड टू असेस पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉलिसीज दैट रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स विद दैट ऑफ द क्लीन सोर्सेज विच इज क्वाइट डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ. खैर, अब यहाँ पे अगर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 स्टडी जो थी नासा, ये मतलब ये जो स्टडी करी गई थी ये नासा का जो सैटेलाइट बेस्ड डेटा था related to fine particulate matter and population data and atmospheric chemistry, aerosol and relative risk modeling for 2019 in 4 scenarios. ये उनके द्वारा जो ये मतलब कुछ डेटा प्रोवाइड करी गई थी, उसके अलावा ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने 4 सिनारियो में इसकी पूरी स्टडी जो है वो करी थी, जो स्टडी कंडक्ट करे थे. पहले सिनारियो में इन्होंने अज्यूम किया दैट ऑल फॉसिल फ्यूल रिलेटेड एमिशन सोर्सेज आर फेज्ड आउट. इन्होंने कहा कि जितनी भी फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो फेज्ड आउट हो गई. ठीक है, दूसरे और तीसरे सिनारियो में इन्होंने अज्यूम किया कि 25% एंड 50% ऑफ एक्सपोजर रिडक्शंस टुवर्ड्स द फॉसिल फ्यूल फेज्ड आउट आर रियलाइज्ड. ठीक है, अब इन्होंने कहा कि फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो भी एमिशन सोर्सेज थी वो सभी फेज्ड आउट हो गई हैं. सेकेंड एंड थर्ड सिनारियो में 25% एंड 50% जो एक्सपोजर था वो रिड्यूस हो गया है टुवर्ड्स द फॉसिल्स फेज आउट जब ये इट हैज बीन अचीव्ड. तो उसके बाद ये सारी चीजें हुई. फोर्थ फेज में व्हाट हैपेंड दैट दे रिमूव्ड ऑल ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब एंथ्रोपोजेनिक यानी वी आर द वन. ठीक है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन लिविंग ओनली नेचुरल सोर्सेज जैसे कि डेजर्ट डस्ट हो गया, नेचुरल वाइल्ड फायर्स हो गए, दोज आर द वन जिसके ऊपर हमारा कोई खास कंट्रोल जो है वो नहीं है. ये सारी चीजें होने के बाद जो रिजल्ट शो हुआ 2019 में
that 8.3 million deaths worldwide were attributable to the fine particulate matters. मतलब वो सारी चीजों को phase out करके fine particulate matters, that is the 2.5, I mean PM 2.5 and ozone in ambient air, with 61% were linked to that of the fossil fuels. Fossil fuels की वजह से इतनी ज्यादा number of deaths हो रहे हैं, which is really very scary. 82% of the maximum number of air pollution deaths that could be averted by controlling the anthropogenic emissions. यानी humans की वजह से जो emissions हो रही हैं उसको अगर हम हटा दें तो 82% deaths जो है वो completely finish off हो जाएंगी, मतलब उससे related deaths जो है वो होंगी ही नहीं. Researchers ने ये point जो है वो कहा. Attributable deaths to the sources of ambient air pollution were highest across the south and southeast, particularly in China, with 2.44 million per year people dying per year. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डेथ्स कहाँ पे हो रहे हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो वहां पे हो रही हैं. तो साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें कि obviously बात है इंडिया आ रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं. एंड सबसे ज्यादा डेथ्स यहाँ पर इन्होंने किसको एट्रीब्यूट किया है कि चाइना में सबसे ज्यादा हो रही है, 2.4 मिलियन डेथ्स पर ईयर, और दीज थिंग्स आर हैपनिंग. एंड इंडिया इज नेक्स्ट टू दैट. इंडिया चाइना को हर चीज में टक्कर देने में लगी हुई है. तो यहाँ पे 2.18 मिलियन people are dying per year because of the pollution. Now researchers ने ये भी पता किया, इन्होंने ये भी बताया, they found out that most, that is the 52% of the deaths were related to common conditions, जैसे कि ischemic heart disease 30%, stroke की वजह से 16%, chronic obstructive lung disease की वजह से 16% एंड डायबिटीज की वजह से 6% लोग जो है उनकी डेथ हो रही है. एंड अबाउट 20% वर अनडिफाइंड बट आर लाइकली टू बी पार्टली लिंक्ड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स सच एज अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, इनकी वजह से भी डेथ्स हो रहे हैं. एंड दे सेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, phasing out fossil fuels would result in the largest absolute reductions in the attributable deaths in the south, okay, southeast, and that of the east Asian countries, which amounts to about 3.85 million annually. मतलब सबसे ज्यादा बेकार सिचुएशन यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है, दैट्स एशियन कंट्रीज जो है, यहाँ पे ओवरऑल एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है वो भयानक सिचुएशन हो रखी है. And mostly the developing nations are over here only, right? Now this equatable to 80 to 85% of potentially preventable deaths which could be prevented अगर हम जो है anthropogenic sources जो है जिनकी वजह से pollution हो रही है, इसको अगर हम हटा देंगे तो 80 to 85% डेथ्स जो है वो वैसे ही घट जाएंगे. दिस इज द सिचुएशन. तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जो ये डेथ्स हो रही है, जो ये पूरा सिचुएशन हो रहा है, ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एंथ्रोस, वी द ह्यूमन. पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की रीजन ही हम ही है. दैट्स द हार्श ट्रुथ. So with this thing, I'm ending our session over here. I hope that you people really enjoyed. See you in the next video. Bye bye. Take care and have a great time. Good night. Jai Hind.